नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं वो है 101 से आगे की प्रश्न है, जिसमें कि 50 प्रश्नों का सेट चलेगा। आरआरबी एनटीपीसी से लेकर सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टीआरई 4.0 या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप अगर वो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है, अगर उसमें साइंस का वेटेज है तो जरूर यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है स्टेथोस्कोप। जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का अक्सर प्रयोग जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो एक का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए आगे की ओर। स्फिग्मोनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए, तो बी का 4। ठीक है, कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापी जाती है, तो 2। ठीक, और लक्सीमीटर जो शेष बचा प्रकाश की तीव्रता, तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 3 4 2 1। चलिए आगे की ओर चलते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयोग होते हैं, तो द्रव क्रिस्टल का अक्सर प्रयोग देखा आपने एलईडी लाइट या डिस्प्ले में किया जाता है, जैसे रेलवे में समय चले या कुछ भी चले, तो कलाई घड़ी में, पॉकेट कैलकुलेटर में, प्रदर्शन युक्ति में, सभी में चलता है। ठीक है, किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ को किया जाता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर जो है ये माप देता है। कौन सा एक सही नहीं है? ओंडोमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? एमीटर जो है ये धारा को मापता है, शक्ति को नहीं। ठीक है, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ये याद रखना है, चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में ओंडोमीटर का प्रयोग होता है। ओडोमीटर पहियों के द्वारा तय की गई दूरी, और यही ओडोमीटर होता है जिससे स्पीड आपको स्क्रीन पर दिखता है, या कांटा जो है मीटर का वो चलता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है, एमीटर धारा को मापता है, यही गलत है। ऑक्सीनोमीटर, तो जानते हैं कि प्ररोह की वृद्धि जो होता है वो ऑक्सीजन से होता है, और इसी के कारण जो है पौधों की वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र है इसी को ऑक्सीनोमीटर भी कहा जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है मिलाने वाला है। ठीक है, तो इसको मिलाने में पहला का उत्तर होगा एनीमोमीटर, ये हवा के वेग को मापता है, तो 1 का 3। ठीक है, अगला क्या है कि 1 का 3 यहाँ लिख दीजिए फ्रेश में। ठीक है, अगला है बी नंबर में सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? भूकंप। तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, यही डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग को मैं बता भी दूं, चूंकि इसमें स्पेस के चलते सही से क्वेश्चन बनाया नहीं गया है। ठीक है, अगली बार से ध्यान रहेगा इस चीज का। 3 1 2 4। ठीक है, तो हम एक बार बता दें, सबसे पहले एनीमोमीटर जानते हैं वायु वेग को मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है, और वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है, दाब को बैरोग्राफ मापता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस पर काम करता है? तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, इनमें से रक्त दाब मापन में स्फिग्मोनोमीटर का प्रयोग होता है, तो बहुत बार आ चुका है प्रश्न। चलिए, दूध का अपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है वो इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाएगा। दूध संबंधी कोई भी चीज इलेक्ट्रोमीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? रिपीट प्रश्न है, इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक है, एमीटर धारा को, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को, वोल्टमीटर विभव को। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो 112 का क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 4 1 2 3। इलेक्ट्रोमीटर दूध शुद्धता, एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, और वोल्टमीटर विद्युत विभव को मापता है। विभवांतरण को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है
कि इसका सबसे बड़ा विशेषता यही है कि इसमें जो होता है यह उच्च संचालन शक्ति होता है। ऊष्मा का उच्च संचालन शक्ति होने के कारण जो है ये यूज होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा? तो ये मापी जाती है ऑडियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑडियोमीटर। ठीक है, चलिए अब आइए, फैदोमीटर जानते हैं, समुद्र की गहराई, और इसका यूनिट क्या होता है? फैदम। तो 1 का 4। चलिए, तो 1 का डी हो गया। ठीक है, अब आगे है बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब। तो पी का 1 यानी डी ए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में ये नज़र आ रहा है, वो है पहला नंबर, तो यही अटेम्प्ट कर देंगे, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिए फिर से एक बार। फैदम में मापा जाता है समुद्र की गहराई, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर में अपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक है, समय मापक विज्ञान है, तो जानते हैं कि हॉरोलॉजी से क्या मापा जाता है? समय विज्ञान। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए ध्यान दीजिएगा, 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर है तो 100 के कारण क्या होगा? घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, 10⁹ में से अगर गुना करेंगे किसको? 10 स्क्वायर को, तो ये घट के कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना होता है। ठीक है, माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तु देखने के लिए, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता उसके लिए यूज होता है। ये फैदोमीटर होना चाहिए, फैथो लिखा गया है। ठीक है, समुद्र की गहराई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि अपने भारी ट्रॉली बैग को लेकर चलने करना आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है, यानी जो है धकेलना ज़्यादा सरल है अपेक्षाकृत खींच उठाने के। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका है? तो ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, उष्मागतिकी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है। ट्रॉली बैग को लेकर अगर चलना शुरू करते हैं तो आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रथम गति का। ठीक है, अब जलवाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? जलवाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। किसका होता है? हाइग्रोमीटर। चूंकि आप एक सापेक्षिक आर्द्रता मापना है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या है? लक्स मीटर। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट जो है मीनार की ऊंचाई मापने के लिए होता है, इसी में जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट होता है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट। ठीक है, किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग होता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग किस में होगा? तो हम जानते हैं किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, और इसी बेस पे सुनना या फ़ोन पे बोलना इसी बेस पे काम करता है। चुंबकीय तरंग को मापने के लिए फोनोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, और सीढ़ी कमरे के फर्श एवं दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है। मान लीजिए दीवार है, ये फर्श है, और ये काठ की सीढ़ी है, और वो यहाँ खड़ा है। सीढ़ी फिसलते फिसलते मान लीजिए कि यहाँ चली आती है। कहाँ चली आती है? यहाँ चली आती है। तो सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति का निम्नलिखित पथ होगा, तो कैसा पथ में जाएगा अगर वो फिसलेगा? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उसके फिसलने की हमेशा दिशा जो है एक सर्कुलर पाथ पर होगी। क्यों होगी? ठीक है, डायरेक्शन उसको कहाँ गिराएगी? सर्कुलर पाथ में। ठीक है, चलिए, सड़क पर एक 60 किलोमीटर की गति से एक समान चाल से चल रहा है और उस पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि नेट परिणामी बल यानी F बराबर क्या लगेगा? फॉर्मूला ma। ठीक है,
अगर एक समान चाल से चल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, ए निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक ना, तो होता है चेंज इन भी बाय चेंज इन टी। तो एक समान चाल से तय करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 0/t हो जाएगा, किसका मान, ए बराबर भी बाय डेल्टा भी बाय डेल्टा टी के हिसाब से। जब भी का मान 0 हो जाता है तो ऑलरेडी है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0। तो एफ बराबर एम ए अगर फॉर्मूला लगाइएगा आप, ठीक है, ए का मान जब 0 आ जाएगा तो m इंटू 0 बराबर 0, तो शुद्ध परिणामी बल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि मैकेनिक काइनेमेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, गतिज ऊर्जा से संबंधित और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये साइकिल और कार के बॉल बेयरिंग वाला जो ये प्रश्न है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र अगर घटेगा तो ही बढ़िया से चल पाएगा, और ये संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घटाने के लिए बेयरिंग का यूज किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, ये धुरी है जिस पर पहिया पूरा है, तो इसके बीच में एक गोलाकार पट रहता है और यहाँ पर पूरा क्या होता है, इसमें बेयरिंग लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, बेयरिंग, छोटा छोटा गोल गोल बेयरिंग लगा होता है, उसको ग्रीसिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घटाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ होता है। तो ये तो बहुत हल्का प्रश्न है कि भूकंप का अधिकेंद्र उस स्थान पर होता है, उस स्थान से प्रत्यक्षता ऊपर होता है जब भ्रंश क्षेत्र अर्थात सदाविदारण होता है। अर्थात भ्रंशन मतलब होता है दरार, जब नीचे से दरार पड़ना चालू होता है, ठीक है, तो लावा फूटकर ऊपर की ओर आता है, तो वही जगह एपिसेंटर बनता है, ठीक है। सुनामी किसके द्वारा आती है, तो सुनामी जानते हैं कि सुनामी आने के लिए सबसे बड़ा चीज जिम्मेदार क्या है, प्रभंजन। क्या है जिम्मेदार, प्रभंजन, ठीक है। तेल से भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए गोलाकार तेल का टैंक है और ये पूरा लबालब भरा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक समान त्वरण से जा रहा है, यानी उसका स्पीड जो है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो इसका जो है प्रभाव, ये परवलयिकार वक्र के आकार का होगा, यानी कितना होगा, परवलयिकार वक्र का आकार का होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि टैंकर जितना भी यूज होता है उसमें परवलयिकार ही उसको बनाया जाता है, तेल टैंकर। भारहीनता कब होती है, तो भारहीनता का अनुभव जो है ये होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में। किसमें, गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है। इसका बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बाढ़हीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और ये हो जाएगा गोलाकार, ठीक है। ऐसे नहीं तो मोमबत्ती कैसे जलती है, ठीक है। ये मोमबत्ती की लौ रहती है, ठीक है। कहते हैं कि जब बाढ़हीनता की स्थिति आएगी तो ये हो जाएगा गोलाकार, ठीक है। चलिए, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे 200 ग्राम जल भरा जाता है, इसका भार क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, मेरे अंदाज से 0 ही होगा इसका उत्तर, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप बनाना चालू करिएगा तो डेंसिटी के परिप्रेक्ष्य में तो D बराबर एम भी होता है, और W बराबर एम जी पे शायद बनाइएगा, एम जी पर, ठीक है। तो इसको 200/1000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू जी, और इसमें 0.5 इंटू जी घटता है, एग्जैक्ट अभी नहीं पता है लेकिन मैं इसको कमेंट में ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है, ये कथन है, ध्यान रखिएगा, शून्य ही इसका उत्तर होगा, 200% कन्फर्म रहिए, इसका उत्तर क्या होगा, 0, ठीक है। ये डी में यहाँ 0 होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे है
कि आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही के संदर्भ में याद रखना है कि ये दोलन के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 3 कंडीशन है। तो पहला पे कह रहा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, मध्य स्थान में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ये तो फिक्स है कि अगर आप इसको घुमा रहे हैं इस और इस वेग से, ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, बीच में शून्य की स्थिति होती है। दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत है, यहाँ तो क्या होता है, चरम पे होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। ये भी सही बात है कि जैसे जैसे स्पीड घटेगा और एक समय क्या हो जाएगा, शून्य स्पीड में वो चला आएगा। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए, 1, 2, 4, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दे रहा है कि कथन और निष्कर्ष है, इसमें पता करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि लोहे का एक गोला पाड़े पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पाड़े के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। उल्टा दे दिया, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, कारण इसका क्या हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो पाड़े की घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसका केवल क्या हो जाएगा कि कारण, कथन जो है ये स्टेटमेंट सही है और कारण क्या है, गलत है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पाड़े का घनत्व तो ज़्यादा होगा तभी वो डूबने नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, यानी दिया है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ 4 पहिया वाहन, यानी आप देखेंगे कि कुल चक्कर के पास जो है ऐसे अगर एक 4 व्हीलर जा रहा है, ठीक है, तो क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो ये तो फिक्स है कि पहिया अंदर के पहियों पर उल्टेगा। जब भी डायरेक्शन होगा तो गाड़ी जो है वो अंदर के पहिए पर उल्टेगा। ठीक है, इस पहिए पर उलटेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, ये भी सही है। उलटना अंदर की तरफ है और फिसलन जो है उसका कहाँ होगा, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, फिसलन कहाँ होगा, बाहर की तरफ, अंदर की ओर फिस उल्टेगा लेकिन फिसलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए मैदान ए तथा बी दो बिंदु स्थित है, दो स्थित बिंदु हैं। एक साइकिल सवार सी से ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी सदैव समकोण पर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो साइकिल सवार क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर है, ये तो तय है। ठीक है, कि एक मैदान में ए बी सी 2 बिंदु हैं, ए तथा बी, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण जो है वो क्या है, सदैव समकोण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये राइट एंगल कवर करता है। ठीक है, तो ये किस पर जा रहा है, सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, एक वृत्ताकार पाथ पर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो जी का मान कितना बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2% इसका आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको फॉर्मूला पर चेक कर सकते हैं और फॉर्मूला क्या है, जी बराबर, छोटी जी बराबर जी कंस्टेंट एम बटा आर स्क्वायर पे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए क्या होगा कि एक और जी1 मान लेते हैं हम, तो इसको मानेंगे तो जी एम बटा, ठीक है, 1% की कमी कर रहा है तो 99/100 आर, किसके सापेक्ष, 100 आर के। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर आएगा 1.02
जो कि 2% बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, आगे की ओर चलिए। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर स्थानांतरित करने में क्या होगा कि भार बढ़ेगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 भार में कमी होगी। यदि किसी व्यक्ति का भार 62 किलो है चंद्रमा पर लगभग, यदि किसी पृथ्वी व्यक्ति का भार एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 62 किलो है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। तो ये जानते हैं कि हम अंतरिक्ष में क्या होता है स्थिति, अंतरिक्ष में भार शून्यता की स्थिति होती है क्योंकि वहां ग्रेविटी काम ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण इतना है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 141 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए क्योंकि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो किसी भी स्थिति में कहीं भी नहीं बदलेगा, भले डाटा कुछ भी दे दे। ठीक है, चलिए अब दिया है 142 नंबर प्रश्न है कि कथन कारण दोनों देखना है कि तांबे का एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कांच का टुकड़ा जो है वही, तो ये तो सही बात है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये तो फिर उल्टा लिख दिया, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो उल्टा है लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये तो सही बात है। तांबा ज़्यादा घनत्वशील होता है, आपस में ज़्यादा संघनित होता है, तोड़ना इसलिए अपेक्षाकृत तांबे को मुश्किल होगा कांच के तुलना में। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन ये इसका कारण परफेक्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, ये तो फिक्स है कि तांबे और कांच के टुकड़े को एक साथ हम गर्म करेंगे तो ये तो तय है कि हमको छूने के बाद जो है तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा से क्या लगेगा, ज़्यादा गर्म लगेगा, लेकिन घनत्व तो इसका कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों सही है लेकिन कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए चलिए ये क्लियर नहीं है समय दूरी का ग्राफ, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित यानी फ्रैक्शन है ही नहीं स्मूथ सरफेस है, ठीक है, घर्षण धरातल पर खड़ा है और इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक ही उपाय है उसके पास, क्या, लुढ़क कर। ठीक ना, चल तो पाएगा नहीं वो क्योंकि चलने के लिए घर्षण जरूरी है। ठीक है, छींकना तो ये तो अर्थहीन हो गया, कूदना संभव ही नहीं है। ठीक है, कूदने के लिए भी घर्षण चाहिए। एक व्यक्ति पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा है, एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है, ये तो तर्क ही नहीं है, बिना घर्षण के पहले वो खड़ा ही नहीं रह सकता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, और देखिए यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हुआ है, तो फिक्स है कि अगर मोशन ही नहीं होगा तो मोमेंटम में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो गया, सही हो गया, तो ए गलत और आर सही। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ए गलत और आर सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अब दिया है कि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, यानी इसमें अभी और चीनी डाला जा सकता है, तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो भौतिक राशि जो नहीं बदलने वाली है वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व तो बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी, द्रव्यमान बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा लेकिन आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि अब हम बताते हैं कि अगर आपने किसी पात्र में पानी रखा है और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दिया तो ये जो सरफेस है इससे वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो असंतृप्त है तो। ठीक है,
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। ठीक है, ये तो हल्का है, द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, एक साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो साधारण यंत्र जो है वो सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। ठीक है, मशीन जानते हैं सरल बनाती है काम को। यह है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त अवस्था में गिरने पर किसी कण के मामले में विस्थापन दूरी। तो ठीक है, ये जो है प्रश्न अधूरा है, 2 प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हम अगले प्रश्न सीरीज के साथ फिर से आएंगे 50 प्रश्नों की सीरीज के साथ, और आप जो है इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार देते रहिए, और अगर कुछ लगता है कि सुझाव देने की ज़रूरत है तो कमेंट में करिए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए, वॉच करते रहिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।